बच्चों वंदना आप सभी को मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आपको कल का पेपर हल करना है। तो बच्चों ये है आपका पूरा पेपर। इसके बाद हमने इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताया है किस तरीके से आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो बच्चों जिस तरीके से हमने बताया हुआ है आपको इसी तरीके से आंसर लिख कर आना है। टॉपर्स ऐसे ही आंसर लिखते हैं तभी उनके पूरे में पूरे नंबर आते हैं। तो पूरा पेपर हमने सॉल्व किया हुआ है और सारे क्वेश्चन के आंसर बताए हुए हैं किस क्वेश्चन का आपको किस तरह से आंसर लिखना है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आपके पास समय बहुत कम है तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे किस तरीके से आपको लिखना है और जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आपको आंसर भी देना है। ऐसा समय नहीं बर्बाद करना है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको उतना ही लिखना है, 3 से 4 लाइन या 5 लाइन। बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आपको पूरा पेपर मिलेगा। पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 100 नंबर का और इस तरीके से आपको निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश आपका फर्स्ट है प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं और सेकंड नंबर है प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको 2 खंड मिलेंगे, खंड का और खंड खा। ठीक, तो खंड का में आपको मिलेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट और सेकंड 2 मिलेंगे गद्य और पद्य से। तो गद्य खंड और पद्य खंड से दोनों से आपके ऑप्शनल पूछे जाएंगे। तो पहले चलिए देख लेते हैं खंड का के। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, पहले का है आपका मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ठीक, तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ठीक, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है कॉपी में, चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से आपको कॉपी मिलेगी। कॉपी में आपको इस तरीके से स्केल के बराबर यहाँ पर हाशिया खींच लेना है जगह छोड़ते हुए और यहाँ पर आपको पहले लिख देना है खंड का और खंड का आपको प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है और इसके नीचे अंडरलाइन आपको इस तरीके से जरूर कर देना है ताकि आपकी कॉपी देखने में भी सुंदर लगे। ठीक, और इसके बाद बच्चों आपको यहाँ से डालना है का नंबर का सेकंड आंसर लिख देना है आत्मकथा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। इसी तरीके से आपको लिखने हैं। सेकंड है आपका खा नंबर घुमक्कड़ शास्त्रीय लेखक हैं। ठीक, तो घुमक्कड़ शास्त्रीय लेखक कौन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन। ठीक, तो राहुल शंकरत्यायन आपका इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है फर्स्ट नंबर राहुल शंकरत्यायन। ठीक, तो इसी तरीके से बच्चों आपको सीरियल से सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आपको पहले गैस लगाना है, तुक्का मार के कोई ना कोई आंसर जरूर लिख देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक, अगर आ रहा है तो क्लियर आंसर आपको इस तरीके से सीरियल से सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ठीक, तो जगह आपको नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ आपको लिख कर आना है। माइनस मार्किंग इसमें होती नहीं है तो आपको आंसर जरूर लिख देना है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनन द्वारा लिखे थे। ठीक, तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जैनन द्वारा लिखे थे। तो यहाँ पर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीता। ठीक, तो इसका आंसर आपको इसी तरीके से लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है घ नंबर ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया। तो ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, तो इसको भी लिख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अंग नंबर क्वेश्चन चिंतामणि रचना के लेखक हैं। ठीक, तो चिंतामणि रचना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकती है आपके एग्जाम्स में। तो इसका आंसर आपको लगाना है रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो इस तरीके से इनके आंसर आपको लिख लेने हैं सारे। फर्स्ट का हो जाएगा आत्मकथा था। इसके बाद ख नंबर का हो जाएगा आपका राहुल शंकरत्यायन। ग नंबर का हो जाएगा सुनीता। घ नंबर का आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र और अंग नंबर का आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो इस तरीके से इसके आंसर आपको लिख लेने हैं। इसके बाद बच्चे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका सेकंड में का नंबर दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध की रचना है। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी हरिऔध की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैदेही वनवास। ठीक, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है। यहीं पर यहाँ पर डालना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालकर यहाँ से लिखना है आपको का नंबर। का कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला, तो यहाँ पर लिख देना है वैदेही वनवास। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है सेकंड खा नंबर का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग नंबर है उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है। ठीक, तो उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर आपको फोर्थ वाला लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका घ नंबर एकांतवासी योगी किसकी रचना है। तो बच्चों ये है आपकी श्रीधर पाठक जी की। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है श्रीधर पाठक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंग नंबर क्वेश्चन हिंदी काव्य के कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छायावाद। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर टिक कर लेना है और यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक, तो बड़े बड़े आपको टिक नहीं मारने हैं, छोटा सा पॉइंट आप रखकर टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर इस तरीके से लिख देना है। फर्स्ट का आपको का नंबर का आंसर लिख देना है वैदेही वनवास। इसके बाद ख नंबर का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग नंबर का अज्ञेय और घ नंबर का श्रीधर पाठक और अंग नंबर का छायावाद। ठीक, इस तरीके से आंसर आपको लिखना है। तो ये आपके प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये जो आपको कॉपी मिलेगी इसके फर्स्ट पेज में आपको पूरे ये 2 क्वेश्चन कर देने हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इसी तरीके से आपको लिख कर आना है। टॉपर्स बच्चों इसी तरीके से लिखते हैं, तभी उनके पूरे में पूरे नंबर आते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कॉपी किस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको गद्यांश मिलेंगे दो में आपको एक अथवा में होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला है और इसी के नीचे आपको यहाँ पर अथवा में सेकंड वाला दिया होगा। ठीक, तो जो आपको अच्छे से आ रहा हो दोनों को अच्छे से पढ़ना है पहले। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेना है सरसरी नज़र में। जो आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहा हो उसको समझना है और उसके पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तब भी आपको संदर्भ डाल के लिखना जरूर है। ठीक, तो कुछ ना कुछ आप लिख कर जरूर आइएगा, खाली क्वेश्चन डाल के खाली जगह नहीं छोड़िएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको गद्यांश पहले पढ़ लेना है। तो बच्चों गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपसे पूछा गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो आपको इस तरीके से 2 गद्यांश मिलने वाले हैं, एक ये है और इसके बाद आपको एक अथवा में मिलेगा। तो दोनों को आपको अच्छे से केयरफुली पढ़ लेना है, सरसरी नज़र में जल्दी से पढ़ना है क्योंकि समय आपके पास बहुत कम होगा। तो पहले पढ़ लेना है, समझ लेना है किस पाठ से लिया गया है, इनके लेखक कौन है। ठीक, अगर आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम नहीं पता है तो किस तरीके से आपको लिखना है ये भी हम अभी आपको बताएंगे। ठीक, तो इसको आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका क नंबर क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका पूरा 10 नंबर का। तो 10 नंबर आपको इसमें क्लियर करने हैं पूरे। तो किस तरह से आपको करना होगा तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालनी है 3rd और इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है संकेत। ठीक, तो संकेत आपको जरूर डाल देना है क्योंकि 2 गद्यांश और 2 पद्यांश मिलेंगे। गद्यांश और पद्यांश दोनों में आपको संकेत जरूर डाल देना है कि कौन सा वाला आप कर रहे हैं, एग्जामिनर को दूर से समझ में आ जाए। ठीक, और इसमें आपको लिख देना है गद्यांश का पहला शब्द और डैश करते हुए लास्ट का शब्द लिख करके इस तरीके से छोड़ देना है। इसके बाद बच्चों आपको का नंबर क्वेश्चन डालना है। ठीक, तो यहाँ पर आप का नंबर क्वेश्चन डालेंगे, इसमें डालेंगे संदर्भ। ठीक, तो का नंबर में आपसे संदर्भ पूछा गया है कि किस पाठ से ही लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो संदर्भ में आपको बताना है प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा विचित्र राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया। ठीक, इतना आपको लिख देना है। अगर बच्चों आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं पता है तो क्या करना है, यहाँ पर आपको किसी भी लेखक का नाम और किसी भी पाठ का नाम डाल देना है और ध्यान रखना है आपको ये ब्लैक पेन से नहीं लिखना। ठीक, इसको ब्लू पेन से एकदम बराबर लिख देना है ताकि एग्जामिनर को देखे कि यहाँ संदर्भ लिखा हुआ है। और हाईलाइट नहीं करना है क्योंकि गलत होता है तो हाईलाइट नहीं किया जाता। ठीक, अगर आपको क्लियर पता है तो आप इस तरीके से ब्लैक पेन से अच्छे बढ़िया लिखिएगा। ठीक, तो आपको लिख कर जरूर आना है क्योंकि इसमें माइनस साइनस मार्किंग कुछ होती नहीं है। और अगर आप खाली भी जगह छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, गलत लिख देंगे तब भी आपके 10 नंबर में कम से कम 5-6 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप जरूर लिख दीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तब भी आप लिख कर जरूर आइएगा। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें खा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। ठीक, तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पर खा नंबर डालना है और लिख देना है साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका ग नंबर क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ठीक, तो रेखांकित अंश बच्चों कौन सा होता है, यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश में इस तरीके से जिसमें नीचे ये ब्लैक कलर की लाइन खींची होती है ये आपका रेखांकित अंश होता है। ठीक, तो इसकी आपको व्याख्या करनी होती है। तो ये अगर आपको आ रहा है तो आपको कर देना है, अगर नहीं आता है तभी हम बताएंगे आपको किस तरीके से करना है। तो आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या डाल देना है। और अगर आप गद्यांश में कर रहे हैं तो लिखिएगा लेखक के अनुसार। ठीक, सबसे पहले लिख दीजिएगा लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार, और इसमें लिख देना है आपको सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसी से आनंद की अनुभूति करता है। ठीक, अगर बच्चों आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है लेखक के अनुसार और पूरा यहाँ से जो व्यक्ति सहृदय है, ठीक, यहाँ से लेकर के उससे आनंदित होता है, पूरा आपको जो कहते हैं उतार देना है, कॉपी कर देना है। ठीक, लेखक के अनुसार और पद्यांश में कवि के अनुसार, इतना आपको याद रखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको वैसे की वैसी उतार देनी, कॉपी कर देनी। ठीक, तो इस तरीके से आपको कर देना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन, आंतरिक आनंद की दृष्टि में किन में एक सूत्रता है। तो इसका आंसर देखिए यहीं पे मिल जाएगा आपको, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद। ठीक, तो इनमें एक सूत्रता पाई जाती है, तो इसका आंसर आपको यहीं से लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक, तो इसको आप पढ़ेंगे तो लास्ट वाली लाइन देखिए, इस प्रकार की उदार भावनाएं विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक, तो इसकी उदार भावना इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है उदार भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा आपका
10 नंबर का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको हेडिंग डालकर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। और बच्चों अगर गलत भी हो जाता है आपको तो इस तरीके से रंगना नहीं है, ऐसे बैठ के रंगना नहीं है, ठीक। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक डैश करके इस तरीके से काट देना, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक। तो आपको सुंदर सी कॉपी इस तरीके से साफ सुथरी लिखनी है और क्वेश्चन आपको सीरियल से लिखने हैं सारे, ठीक। और जिसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसकी जगह नहीं छोड़नी है, आपको कुछ ना कुछ उसमें लिख जरूर देना है और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये आपका दूसरा वाला गद्यांश है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। तो ये पद्यांश आपको हल करना है, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे इसमें। तो पद्यांश भी आपको 2 मिलेंगे, एक ये है अथवा में एक ही नीचे दिया गया है, ठीक। तो 2 पद्यांश है, दोनों को सरसरी नज़र में आपको पढ़ लेना है जल्दी से और दोनों में आपको समझना है कौन सा आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक। तो इनमें दोनों में आपको देख लेना है, पेपर में भी आपको 2 मिलेंगे, उनमें आपको देख लेना है कौन सा आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, किसके राइटर का नाम पता है और पार्ट का नाम पता है, ठीक। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसमें हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट वाला, ये वाला, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम अपने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा वर चेतना अहिंसा नमरोज, पस्ता का पंकज बना दिया तुमने मनाता का सरोज, ठीक। तो इस तरीके से इस पद्यांश का आपको पूरा ऐसे हल करना है। तो आपको करना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देनी है, ठीक। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल के संकेत आपको जरूर डाल देना है कौन सा वाला पद्यांश आपने किया है। तो यहाँ पर इसका सुख लेके डैश करते हुए सरोज तक आपको लिख देना है। तो इसका संकेत हो जाएगा, एग्जामिनर देख लेंगे, एक ही नज़र में उनको पता चल जाएगा कि कौन सा आपने किया हुआ है, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है का नंबर, संदर्भ लिखिए, ठीक। तो इसका संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक कविता से लिया गया है, ठीक। तो इसमें भी आपको वही करना है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ब्लू पेन से आप कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक। किसी भी राइटर का नाम कवि का यहाँ पर और यहाँ पर किसी भी कविता का नाम डाल दीजिएगा जो आपको याद आ रहा हो। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो बच्चों आपको लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, ठीक। इतना आप लिख देना, लेकिन संदर्भ हेडिंग डालकर कुछ ना कुछ जरूर लिखना, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आंसर देखते हैं, ठीक। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका आगे मिलेगा, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख नंबर, साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है, ठीक। तो साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है, तो बच्चों इसका आंसर आपको लिख देना है, साधारण मनुष्य संसार में सुख की खोज में लग जाते हैं। और यहाँ पर आपका दिया भी है, देखो यहीं पर आपको मिल जाएगा, सुख भोग खोजने आते सब, किसकी खोज में आते हैं, सुख की। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुख, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो देख लेते हैं रेखांकित अंश में, ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना है इसका, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, ठीक। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है, नहीं रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, दुनिया के शरीर नश्वर हैं और इन्हें छोड़कर परमात्मा में मन लगाना चाहिए, ठीक। तो इसका आपको व्याख्या इस तरीके से लिख देना है। अगर आपको नहीं आता तो आपको लिखना है कवि के अनुसार, कवि के अनुसार, ठीक। इस तरीके से लिखकर और क्या करना है बच्चों, पूरा जितना ये अंडरलाइन है ना, नीचे ये 2 लाइन पूरी की पूरी आपको जस की तस लिख देनी है, ठीक। आपको खाली नहीं छोड़ना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ नंबर, पशुता का पंकज से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक। पशुता का पंकज से कवि का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आपको बता देना है, सुमित्रानंदन पंत जी की कविता में पशुता का पंकज से कवि का मतलब है कि हिंसा और जड़ता से भरी चेतना को अहिंसा और नम्रता से भर दिया जाता है, ठीक। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर अंगा, स्पर्धा और नमरोज शब्दों के अर्थ लिखिए, ठीक। तो स्पर्धा और नमरोज शब्द के अर्थ आपको बताना है। स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, नमरोज का अर्थ होता है बल प्रताप जोश, ठीक। इस तरीके से इसके आंसर आपको लिख देने हैं और इसी तरीके से पूरा आपको सुंदर सा लिखना है कॉपी में भी, ताकि आपको भी पूरे पूरे नंबर मिले जिस तरीके से टॉपर्स को मिलते हैं। तो आपको सुंदर सी राइटिंग में और अच्छा लिखना है और काटना पीटना थोड़ा कम है, सीरियल से क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। इसमें शब्द सीमा भी दी गई है, आपको 80 शब्द से कम नहीं लिखने, से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं, ठीक। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय, 2 नंबर की आपकी रचना है, ठीक। तो टोटल आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, इसमें आपके 3 लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 लेखक पूछे गए हैं। तो एक इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, आपको जो अच्छे से तैयार हो वो आपको कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है, ठीक। यहाँ पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 और प्रश्नोत्तर संख्या 5 का कार्ड, ठीक। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जिसका आप जीवन परिचय लिखना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर नाम डाल देना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखना है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी डाल दीजिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय डालना है और इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स बनाना है, ठीक। तो बॉक्स में बच्चों आपको क्या करना है, संक्षिप्त परिचय लिख देना है। ये लिखने की ट्रिक होती है, टॉपर्स इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक। और इससे क्या होता है बच्चों, एग्जामिनर को
कॉपी चेक करने में आसानी होती है, उनको समय कम देना होता है, कॉपी ज़्यादा चेक करनी होती है, रुपये कमाना होता है। तो बच्चों वो मेन पॉइंट देखते हैं। इस तरीके से जब बॉक्स बनाओगे आप, इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा तो सीधे एग्जामिनर नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये बॉक्स बनाकर इस तरीके से जीवन परिचय ही आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर संक्षिप्त परिचय आपको डाल देना है। संक्षिप्त परिचय में लिख देना जन्म, जन्म स्थान, उपाधि, भाषा शैली और यहाँ पर मृत्यु। ठीक, माता का नाम, पिता का नाम, जितना आपको याद है आप यहाँ पर पूरा पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको साहित्यिक परिचय डालते हुए जितना इनका साहित्य में योगदान है, जितना आपको पता है, एक बार पढ़ लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो ये पॉइंट उठाइएगा एक एक और पूरा यही लिख दीजिएगा। ठीक, इसी से बना के लिख दीजिएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश है, यानी मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने PhD DLED की उपाधि प्राप्त की थी। इनकी भाषा खड़ी बोली, विचारात्मक, व्याख्यात्मक थी और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 को हुई थी। इतने में आपका आधा पेज भर जाएगा। ठीक, तो अगर आपको नहीं पता है, अगर साहित्य में इनका योगदान पता है तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रस प्रस्तुत किया। इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। ठीक, और इसके बाद इनकी रचनाएं आपको जरूर लिखना है। 2 नंबर में इनकी रचनाएं, तो रचनाएं आपको जरूर पढ़कर जाना है। ठीक, तो रचनाओं में लिख देना है कल्पलता वृक्ष, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पाणिकालीन भारतवर्ष और पद्मावत हर्षचरित। ठीक, इस तरीके से इनकी रचनाएं आपको जरूर लिख देना है। रचनाओं के भी अलग से 2 नंबर हैं आपके, उसमें 3 नंबर साहित्य परिचय में और 2 नंबर रचनाएं में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, तो यहाँ पर 3 आपके कवि पूछे गए हैं। 3 में से जिसका जीवन परिचय आपको अच्छे से तैयार हो वो आप लिख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका सेम है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय, 2 नंबर की रचना है। ठीक, तो इसको भी आपको उसी तरह से लिख देना है पूरा। को खा नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा और इस तरीके से सुमित्रानंदन पंत आपको डाल देना है हेडिंग। इसके बाद यहाँ पर आपको सेम वैसे ही लिखना है। यहाँ पर आपको संक्षिप्त परिचय लिख देना है और यहाँ से साहित्यिक परिचय आपको जीवन परिचय डालते हुए इस तरह से इनका साहित्य में योगदान पूरा लिख देना है और पूरा पॉइंट वाइज आपको ऐसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें एग्जामिनर को आसानी रहती है चेक करने में, नंबर देने में आगे बढ़ जाता है एग्जामिनर नंबर देते हुए। तो इस तरीके से आपको पूरा जीवन परिचय लिख देना है। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको जरूर पढ़कर जाना है। रचनाएं आपकी 2 नंबर की हैं, तो इसमें रचनाएं लिख देना है स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपत, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। ठीक, इस तरीके से इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसमें भी आपकी शब्द सीमा दी गई है 80 शब्द। ठीक, ये आपका 5 नंबर की है पूरी कहानी और इसमें भी आपका अथवा लगा है पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर ये 2 अथवा में है, इनमें से किसी एक कहानी का उद्देश्य लिखना है आपको और अथवा में पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं पंचलाइट कहानी का सारांश आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको डालना है। यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 6 और यहाँ पर आपको लिख देना है पंचलाइट कहानी का सारांश। ऐसे ही हेडिंग डालनी है और ऐसे ही आपको अंडरलाइन करना है, पूरा आपको इसी तरीके से लिख कर आना है। ठीक, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो जितनी अच्छी आप कॉपी सजा पाओ उतनी अच्छी आप कॉपी सजा कर आइए। हाईलाइटर लेकर जाइए, इसको हाईलाइट करके इस तरीके से लिखिए, तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप पूरा ये पंचलाइट कहानी का सारांश लिख दीजिएगा। ये बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है, तो इस साल भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस कहानी को आपको जरूर पढ़ लेना है। ये कहानी एक ग्रामीण आंचलिक कहानी है जिसमें आपके बिहार के एक पिछड़े परिवार के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक, तो इस पर बच्चों हमने अलग से वीडियो बना दिया है कि इस कहानी को आपको कैसे तैयार करनी है। पूरी आपको रटना नहीं पड़ेगा, पूरा हमने अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहाँ से आपको देख लेना है। इस तरीके से आपको लिख कर आना है। ठीक, क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका स्वपठित ये खंड काव्य है और इसमें से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, तो इसमें आपका बच्चों जिले वाइज होता है, तो जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं तो उस जिले का आप ये कर लीजिएगा। ठीक, बच्चों ये है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर का आपका ये का नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक, तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा और 5 नंबर का आपका अनुवाद होगा। ठीक, इस तरीके से 7 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको आपको किस तरीके से संदर्भ और अनुवाद लिखना है, तो अगर आपको आ रहा है तो आप इसको लिख दीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तब भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको आपको पढ़ना है। अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा है तो बच्चों इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझना है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे देखिए इसमें आपके 2 हैं, 2 में से एक ही करना है आपको। तो नीचे वाला हम आपको बता रहे हैं, संस्कृत साहित्य से कवि आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्य चा भास भारवी, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, और पढ़ना है अगर जो शब्द जैसे ये है भव भूत्यादयो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो क्या करना है,
जिसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है उसको आपको वैसे के वैसे ही उतार देना, ठीक। अगर पूरा आ रहा है आपको अच्छे से अनुवाद तो आप संदर्भ डालिएगा, इसके बाद अनुवाद लिखिएगा इसका। अगर आपको नहीं आ रहा है तो किस तरीके से लिखना है चलिए देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों आपको कॉपी में डालना है खंड खा, ठीक। खंड खा डाल के आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है 8 का, और इसमें आपको सबसे पहले संकेत डालना है, क्योंकि आपके 2 गद्यांश हैं, दोनों में से आप किसको हल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको संकेत जरूर डाल देना, ठीक। संकेत में आपको लिख देना है संस्कृत साहित्य से डैश डैश करते हुए इति, इसका लास्ट शब्द लिख देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है संदर्भ और अनुवाद, ठीक। संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषाया महत्वम शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक। अगर बच्चों इसका आपको पाठ का नाम नहीं पता है तो क्या करना है, यहाँ पर किसी भी पाठ का नाम डाल देना। अगर वो भी नहीं आपको पता है तो सीधे आप लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से लिया गया है, ठीक। इतना आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको हेडिंग जरूर डालनी है, यहाँ पर संदर्भ हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो संदर्भ हेडिंग डालिएगा और इतना लिख दीजिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से लिया गया, ठीक। अगर आपको आ रहा है तो यहाँ पर ब्लैक पेन से आपको इस तरीके से लिखना है। अगर नहीं आ रहा है, किसी भी पार्ट का नाम आपको याद आ रहा है तो ब्लू पेन से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देते हैं, नंबर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको खाली जगह नहीं छोड़ना, इतना आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद आपको अनुवाद लिखना है, ठीक। तो जिन बच्चों को संस्कृत आती है और जिनको अनुवाद करना आता है उनको अच्छी बात, जिनको नहीं आता है तो बच्चों आपको अनुवाद डालना है। और आपको हिंदी के पेपर में कहीं से भी जो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश आपको उठाकर उसके ना आगे का हिस्सा लेना है ना पीछे का हिस्सा लेना है, उसके बीचों बीच का हिस्सा, बीचों बीच का आपको अनुवाद डालकर लिख देना है, ठीक। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से लिखिएगा। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी और आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, अर्थात उनके ग्रंथों को पढ़कर पाठक आज भी उन्हें याद करते हैं। यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं संस्कृत एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है, ठीक। इस तरीके से इसका अनुवाद आपको लिख देना है, ठीक। इसके बाद आपको इसी के नीचे लिखना है, यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि सब भाषाओं में देववाणी संस्कृत मधुर और द्रव अलौकिक है, ठीक। इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा, ठीक। तो इसमें आपके पद्यांश पूछा गया है, इसमें आपका श्लोक आएगा, उसका आपको इस तरीके से संकेत लिखना है। संकेत लिखने के बाद आपको इसका संदर्भ और अनुवाद करना है, ठीक। सेम ऐसे ही आपको इसमें भी लिखना है। प्रस्तुत श्लोक यहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर गद्यांश था, यहाँ पर श्लोक, ठीक। यहाँ पर पद्यांश भी लिख सकते हैं, श्लोक भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक जातक शीर्षक से अवतरित है, ठीक। इस तरह आपको लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है अनुवाद, ठीक। तो अनुवाद में आपको लिख देना है तुम्हारा उल्लू का राजस्विक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख देखो क्रोध में कैसा होगा, ठीक। अगर इसका अनुवाद आ रहा है बच्चों तो इस तरीके से आपको लिखना है, नहीं आ रहा है तो जिस तरीके से हमने बताया आप उसको पूरा उतार दीजिए विसर्ग सर घटा के, और या फिर आप करिए किसी भी गद्यांश या पद्यांश को उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए। उसका स्टार्टिंग का लास्ट का नहीं लिखना, बीच का किसी भी हिस्सा आप लिख दीजिएगा, ठीक। बता देनी लक्षण। इसके बाद इसका उदाहरण भी आपको लिख देना है। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक। इस तरीके से इसका आपको उदाहरण सहित आपको दोहा लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका बैंक प्रबंधक को संबंध में पत्र लिखना है, ठीक। और नेक्स्ट है आपका अथवा पूछा गया किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, और पर्यावरण संरक्षण का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस साल भी आ सकता है, तो किस तरीके से आपको लिखना है कि आपको पूरे 9 में 9 नंबर मिले। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक। इस तरह से आपको लिखना है। इसमें आपको प्रश्नोत्तर संख्या 12 डाल देनी है और यहाँ पर हेडिंग डालना है जिस टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है। तो बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के लिए आवेदन पत्र इस तरीके से लिख देना है और यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक कानपुर। यहाँ पर आप किसी भी बैंक का नाम और यहाँ पर किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको विषय डालना है, इसको ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना है और इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, इसका नीचे से महोदय और यहाँ से लिखना है सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2019 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। मुझे पता चला कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है, अतः आवश्यक दस्तावेज बनाकर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें तो महान दया होगी, ताकि हम अपना व्यवसाय यानी खुद का अपना बिजनेस चालू कर पाएँ, ठीक। इसके बाद यहाँ आपको डेट डालनी है, प्रार्थी में आपको XYZ कोई भी नाम डाल देना है, आपको अपना नाम नहीं डालना है, ठीक। इस तरीके से आपको ये पत्र लिख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या 14, ठीक।
इसमें आपको निबंध लिखना है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको रूपरेखा जरूर डालनी है। रूपरेखा से ही एग्जामिनर पूरे नंबर आपको 9 नंबर देगा और आगे बढ़ेगा। क्योंकि बच्चों ये रूपरेखा जो होती है, जितना जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं जितनी आपको हेडिंग डालनी है इस रूपरेखा में डाल देना है। एग्जामिनर पॉइंट टू पॉइंट देखेगा कौन कौन से बच्चे ने हेडिंग डाली हुई है और उस हेडिंग के अंतर्गत आपको 2 से 4 लाइन लिखते जाना है और इस तरीके से 2 से 3 पेज का निबंध आपको लिख देना है। ठीक, तो इसी तरह से लिखिएगा। बीच बीच में जहाँ कोटेशन की जरूरत हो वहाँ कोटेशन आपको जरूर लिखना है। तो यहाँ देख लेते रेखा में आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियाँ, समस्या का समाधान, उपसंहार। ठीक ठीक, कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ पर प्रदूषण की समस्या और समाधान का है तब भी आपको यही टॉपिक पूरा लिखना है। ठीक, यही हेडिंग डालनी है, इस तरह से लिखना है। और अगर केवल प्रदूषण कहा जाए तो प्रदूषण में भी आपको यही हेडिंग डालनी है सारी। ठीक, इसी तरह से लिखना है। और सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से बता देना है। इसके बाद आपको डालना है प्रदूषण का अर्थ। ठीक, प्रदूषण क्या होता है इसका अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। और ये कोटेशन जरूर डालिएगा। जो टॉपर्स होते हैं वो भी इसी तरह से कोटेशन डालकर लिखते हैं, तभी उनको पूरे नंबर मिलते हैं। तो आपको भी इसी तरह से कोटेशन डालकर लिखना है। मत फैलाओ और प्रदूषण पर्यावरण का करो संरक्षण। ठीक, इस तरीके से लिखिएगा। पूरे में आपके 9 में 9 नंबर मिलेंगे आपको भी। प्रदूषण के प्रकार, तो बच्चों यहाँ प्रदूषण के प्रकार लिख देना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, जितने आपके प्रदूषण आपको लर्न है सारे आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। इसमें भी कोटेशन आपको लिखना है। जब आसपास हरियाली तब जीवन में हो खुशहाली। ठीक, और जल प्रदूषण क्या है, इसका ध्वनि प्रदूषण क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, रासायनिक प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के कारण क्या है, इसके बाद प्रदूषण को रोकने के उपाय, उपसंहार। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है। प्रदूषण पर हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से आपको निबंध लिखना है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। निबंध आपको किस तरह से लिखना है। ये था पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो बच्चों इसकी PDF अगर आपको चाहिए गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com क्लास 12th हिंदी बोर्ड पेपर 2025। तो आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये था बच्चों पूरा आपका पेपर सॉल्यूशन। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।